तो हम लोग ऑलरेडी मैट्रिसेस को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, इनवर्स के बारे में बात किया था, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यूज हो रही थी, डेट इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग अगर बात करें तो वैसे तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो इट इज वेरी सिंपल कि जब भी हम लोग अगर 2x2 मैट्रिक्स से बात करते हैं, जैसे 3 5 4 2, ये तो आपको पता ही है, पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? वी राइट इट एज क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके 6 - 20 इज इक्वल्स टू -40। एंड फॉर 3x3 एंड अबव मैट्रिक्स हम लोगों ने कल भी सीखा था कि लास्ट सेशन में कि उसका अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि हम इसको अगर ये a11 a12 a13 है, a21 a22 a23 है, a31 a32 a33 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम लोग क्या लिखते हैं? वी राइट इट एज a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13. We write it like this, right? तो यहाँ पे this gives us the value of determinant, ठीक है? तो हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली इसी तरह से फाइंड आउट करना होता है और इसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। खैर, ये आप सबको पता है कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर a इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 3 2 2 3 1 एंड 3 1 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए आई कैन राइट इट एज a11 इंटू इट्स कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? 3 1 1 2 प्लस 3 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, हमने देखा था जब हम सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ले रहे थे तो उसका कोफैक्टर के साथ माइनस लग रहा था, और वही माइनस जनरली फॉर्मूले के साथ बीच में आता है। सो दैट इज 2 1 3 2 एंड प्लस 2 इंटू 2 3 3 1। वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस थिंग, ये आपको पता ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? 6 - 1 प्लस -3 इंटू, अब बन जाएगा माइनस बाहर ले आएंगे तो 4 - 3 प्लस 2 इंटू 2 - 9। So determinant of a will be equals to 1 into 5 minus 3 into 1 plus 2 into -7, and this will give you
5 minus 3 minus 14 is equals to minus 12. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू खैर निकालने को बहुत कम पूछा जाता है, हमारे को पूछी जाती है उसकी प्रॉपर्टीज, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता नहीं चाहिए। और खैर कुछ चीजें आगे यूज होंगी जहां पे हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेंगे, अगेन उसको भी रिकॉल कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं हम लोग। नंबर 1, the value of determinant remains same। थोड़ा क्विकी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। if rows and columns are interchanged, तो अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम उसको ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें चाहे हम उसका डिटर्मिनेंट लें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नंबर 2, the value of determinant is जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ any row or column is having their elements is comprising of zeros। मीन्स अगर हमारे पास if matrix A is for example, कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4 0 0 0 1 7 10, कुछ भी ले लीजिए। So this implies that determinant of A is equals to 0, क्योंकि इसका एक रो 0 से बना हुआ है, तो इसका पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 बन जाएगा। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत यूज होती है। The value of determinant is 0 if any two rows or columns are identical। आइडेंटिकल का मतलब इफ दे आर सेम। बात करता हूं मैं इसके लिए भी आगे, आप जल्दी से शाबाश नोट करें इसको।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स और कोई भी दो कॉलम्स जो हैं वो अगर हमारे पास आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए बी सी तो आप यहां पे देखें हमारे पास दो रोज जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसलिए जब मैं इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि इफ elements of any one row or column is multiplied by a constant k, then value of determinant is also multiplied by same constant. अब फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे दिया गया है, लेट्स से इफ a is equals to again a b c d e f and g h i एंड b में हम लोग ले लेते हैं किसी एक रो या कॉलम को हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a d g k टाइम्स b k टाइम्स e k टाइम्स h। तो हमने एक सेकेंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, c f एंड i। तो आप माने कि डिटर्मिनेंट ऑफ b जो होगा वो k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मली क्वेश्चन किस तरह से आता है, अगर हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हर एक एलिमेंट को हम k से, इफ एवरी एलिमेंट इज if every element is multiplied by k, then determinant of b is equals to k raised to power n times determinant of a। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें determinant of b is k और where n is the order of matrix। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इस तरह से बोला जाता है कि if determinant of a, if a is a matrix, ऐसे लिखा जाएगा, if a is a matrix and such that determinant of a is equals to 4, let's say, then find determinant of b if b is equals to 3 times a। अब यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है दो बातें हैं यहाँ पे। एक, ये जो है ये डिटर्मिनेंट को डिपिक्ट कर रहा है, और ये जो है ये डिटर्मिनेंट को डिपिक्ट कर रहा है, और जो मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ
ये मैट्रिसेस को डिपिक्ट कर रहा है। तो बी इज ए मैट्रिक्स है जिसके नीचे मैंने डबल लाइन लगाई है और जहां पे बार्स लगे हैं वो डिटर्मिनेंट को कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए और बी है ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो हमारे पास ये चीज जब तक नहीं देगा तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इफ ए एंड बी आर matrices of order 2, matrices of order 2, तो अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? बी मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर टाइम्स determinant of b is equals to 3 square times determinant of a, that will be equals to 3 square into 4, that will be equals to 36. and if इसी तरह से अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इफ ए एंड बी आर matrices of order 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 3 क्यूब टाइम्स, बिकॉज ऑर्डर 3 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, ऑर्डर 2 था तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए that will be equals to 3 cube into 4, that will be equals to 108. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या है, हमारे आंसर्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिसेस में हम लोगों ने एडजॉइंट के ऊपर बात किया था, तो इसके ऊपर हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज कि if elements of any two adjacent rows and columns are interchanged, any two adjacent rows and columns are interchanged, then value of determinant changes by negative sign only. मीन्स अगर हम लोग बात करें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएं, फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल्स टू a b c d e f g h i, कोई भी दो एडजेसेंट रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाए और b को मैं ना ऐसे लिख देता हूं a d g c f i एंड b e h, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक तरह से कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया बी में। ठीक है, बी में मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 में इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली, इट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टीज की पढ़ें, इसको देखें, फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। So let us move ahead. Another property, property number 6. ये बोलता है if elements of any one row or column is made up of
sum of two or more elements, then it can be expressed as sum of two or more determinants. कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं एक डिटर्मिनेंट ऐसे ले लूं a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के एंड एल, then this determinant can be expressed as sum of two determinants. Like इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a c e g h i j k l plus then b d f g h i j k l. तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट, लेकिन ये चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं. द लास्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट तो नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. ये है if elements of any one row or column is added to k times the corresponding elements of any other row or column, then value of determinant remains same. जनरली हम लोग इसको बोलते हैं कि हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी को मैं ऐसे लिख लेता हूं ए प्लस के टाइम्स डी बी प्लस के टाइम्स ई एंड सी प्लस के टाइम्स एफ. और बाकियों को हम एज इट इज रहने देते हैं डी ई एंड एफ जी एच एंड आई. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा. खैर हम लोगों ने एक 8th प्रॉपर्टी तो पढ़ी कि इफ a is equals to a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 a33, then determinant value, determinant को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं,
can be A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13, यानी हम हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक रो के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं और हम लोग किसी भी कॉलम के एलिमेंट ले सकते हैं। तो इस समय मैं सेकंड कॉलम को ले रहा हूं, A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32। आप इसी तरह से कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको किसी और के साथ लेके चलते हैं, जैसे मैं A11 इंटू C12 A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23 लेके चलूं, C23 लेके चलूं और यहाँ पे A12 नहीं आएगा, यहाँ पे मैं A21 लिखूंगा, A11 इंटू C21। मतलब अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रो फर्स्ट ली लेकिन कोफैक्टर्स हमने सेकंड रो के ले लिए, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें किसी और रो के कोफैक्टर के साथ, किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसको देखने के लिए। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे इसके ऊपर कुछ और बात करेंगे। So some important results on determinants. ठीक है जी। तो नंबर 1 इज जब कभी भी हमारे पास इस तरह का डिटर्मिनेंट होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स होती है। नंबर 2, अब चाहे मैं इसको रोज में की शेप में लिखूं या कॉलम की शेप में लिखूं, ये आपको ऑलरेडी पता है कि चाहे मैं रो की शेप में लिखूं या कॉलम की शेप में लिखूं तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 1 1 1 x y z और लास्ट में x क्यूब y क्यूब z क्यूब आ जाए, तो दिस इज x minus y into y minus z into z minus x into x square plus x plus y plus z. It will be x plus y plus z. Number 3, अगर ये ऐसे हो जाए x square y square z square x cube y cube z cube, so this will become what? This will become x minus y
y minus z, z minus x into x plus y plus z, और एक और चीज आएगी इसमें, that is xy plus yz plus zx. Now fourth, this is very very important. अगर ये आपके पास ऐसा है x y z y z x z x y, this will always be equals to minus of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Another one is, हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया जाए, वन log y to the base x log z to the base x, then log x to the base y, 1 log z to the base y, log x to the base z, log y to the base z, and 1 will always gives us a value as 0. ये हमेशा एक वैल्यू देगी 0. ठीक है, तो हम हमेशा इसको, इन ये जो 4-5 हमारे रिजल्ट्स हैं, we always keep these results in mind. Now अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्रैमर्स रूल के ऊपर. ठीक है, now Cramer's rule is very important thing. Cramer's rule हमें हेल्प करता है to find out the equations, the value of the system of equations. आपने मैथ्स में जनरली कोशिश करनी है कि क्रैमर रूल से ही आपने यूज करना है. अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशंस. हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं डेल्टा. डेल्टा इज कंप्राइजिंग ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. सिमिलरली हमारे पास
फिर हम लिखते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन में हम लोग A1 A2 A3 को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, D1 D2 D3। बाकी सब सेम भी रहेगा, B1 B2 B3 एज इट इज ही रहेगा, और C1 C2 C3 भी एज इट इज ही रहेगा। देन डेल्टा टू इज, हम B वाले को रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 के साथ, यानी कांस्टेंट्स के साथ। एंड डेल्टा थ्री इज, अब की बार हम C वाले को रिप्लेस करेंगे, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। अब ये हमें जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मिल गया, तो यहां से हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। यहां से हम इस तरह से एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, and z is equals to delta 3 upon delta। देखिए, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस हो, तब तो हमें खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तब हम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो है वो इजी होता है। लेकिन जब हमारे पास थ्री सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या फोर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो हम अकॉर्डिंगली क्रामर्स रूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। वो क्या इंपॉर्टेंट सी चीज है? वो है ये डेल्टा। बिकॉज आप देखें, डेल्टा सबके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डेल्टा को अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डेल्टा शुड नॉट बी जीरो। डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और ये हमें बहुत हेल्पफुल रहती है फॉर फाइंडिंग आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। तो अब इसके साथ हमारे पास बात है कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस की। तो अगर तो मेरे पास, साथ ही बात भी करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो इसमें पहले ना मैं सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस को लेके चलूंगा, क्योंकि उसमें हमें चीजें देखना इजी हो जाता है। अगर तो मेरे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई। तो इस तरह की इक्वेशन में आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रामर्स रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे? इसके लिए डायरेक्टली आप वही चीज यूज करेंगे जो आपने ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लास यानी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, या कहीं ना कहीं आपने इसको 11th क्लास में भी देखा हुआ है। तो मैं उसको आपको एक बार बताऊंगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें। आपने ना कंसिस्टेंसी की जब बात होती है, जब ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, ये कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिस्टम का कोई ना कोई इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर वो इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लिखते थे इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then system of equation has unique solution। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर ये सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन के केस में
therefore system of equation is consistent. ठीक है, तो इन नटशेल क्या है, तो ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है इनसे ये इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट. ठीक है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. नंबर 2, इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, so then हम कहते हैं system of equation has no solution. Lines made will be parallel and system of equation is inconsistent. So they are considered as inconsistent. Okay. And one more important thing, if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, then system of equation has infinite many solutions. It has infinite many solutions, right? Good, Nitin. It has infinite many solutions. और यहाँ पे lines superimpose each other. मतलब they come over each other. They superimpose each other. And system of equation is again consistent. देखिए हम लोगों ने क्या बात की, जहां जहां पे हमें क्या मिल रहा है, जहां जहां पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो वहां वहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा वहां पे इट इज इनकंसिस्टेंट. बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फॉर, हाँ, जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3, अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इफ, हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है डेल्टा के ऊपर. इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 then system of equation has unique solution. System of equation has, और जब भी सॉल्यूशन निकलता है, हमें अभी बात किया कि एंड इज कंसिस्टेंट. If delta is equals to 0 but delta 1 or delta 2 or delta 3 is not 0, इनमें से कोई भी एक 0 नहीं होगा, then system of equation has no solution.
and is inconsistent. ठीक है, वही बात आ गई, जब सोल्यूशन निकल रहा है तो इट इज कंसिस्टेंट, और जब सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो इट इज inconsistent. And one more important thing, last but not the least, हम कहते हैं कि if, इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, if delta is equals to 0 and delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3 equals to 0, then system of equation has infinite many solution. Has infinite many solutions and is consistent. तो जहां जहां पे हमें बच्चे सोल्यूशन मिल रहा है हम उसको कंसिस्टेंट मान रहे हैं, और जहां जहां पे हमें नहीं मिल रहा है हम उसको इनकंसिस्टेंट मान रहे हैं. ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से लेना. और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर कंसिस्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2x2 मैट्रिक्स वाले के लिए या 2 इक्वेशंस के लिए तो आपने डायरेक्टली इसको यूज करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले यूज किया. लेकिन अगर 3x3 के लिए बात हो रही है, यानी इन सब के लिए बात हो रही है, then in that case what you have to do, you should use Cramer's rule instead of matrix method, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड ज्यादा लंबा होता है, क्रामर रूल से हमें बातें जल्दी पता चल जाती हैं, तो इट इज कंपैरेटिवली इजियर एंड फास्टर. तो आज आप इसको गो थ्रू करेंगे. वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट 1 or 2 days. तो आप इन द मीन टाइम ये सब चीजों के लिए ट्राई भी करिएगा, कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा, and then we will see you in the next session with the questions. So bye for today. God bless you all. Take care of yourself and Jai Hind.